नमस्कार। आर्यावर्त आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और कोई भी तत्व अगर मिस बैलेंस हो जाए या प्रभावित हो जाए तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। आंख, कान और गला हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है। यह भी कभी न कभी कुछ कारणों से अस्वस्थ हो जाते हैं। शरीर के इस आवश्यक अंग की अपनी कई प्रकार की बीमारियां हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे नाक, कान, गला को प्रभावित करती है और इनका निदान क्या हो एवं कुछ सवाल इस रोग के बारे में लेकर हम आए हैं और हमारे साथ हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए देश के प्रमुख हॉस्पिटल सर गंगा राम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन एवं प्रसिद्ध नाक, कान, गला विशेषज्ञ डा. अजय स्वरूप जी। डॉक्टर साहब का चिकित्सा के क्षेत्र में 40 वर्षायन का अनुभव है। आज हम इनसे बात करेंगे कान, नाक और गला में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सर गंगाराम अस्पताल अपनी स्थापना के बाद उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित है। आप भी इस अस्पताल में 40 वर्षों से अधिक समय से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और अब तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी हैं। तो मेरा सवाल है कि इतने वर्षों के सफर में अस्पताल में क्या क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, जब ये शुरू हुआ था, जैसे आप लोगों को शायद पता हो कि ये ओरिजिनली हॉस्पिटल लाहौर में था और वहाँ से पार्टीशन के बाद, जब पार्टीशन के बाद दिल्ली आए तो 1951 में इस जगह पे इसकी नींव डली थी और 1954 में यह अस्पताल शुरू हुआ था। शुरुआत में ये बहुत ही छोटा सा अस्पताल था और काफी सालों तक अस्पताल ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ यहाँ पे। फिर श्री धर्मवीरा जी, जो कि एक ट्रस्टी थे, सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी के प्रमुख ट्रस्टी थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो उस जमाने के प्रमुख कंसल्टेंट्स थे, अस्पताल को चलाने का भार उनको दिया गया और एक मैनेजमेंट बोर्ड बना। और वो दिन और आज का दिन अस्पताल ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। अब इस समय हॉस्पिटल 900 बेड का हॉस्पिटल है। हर एक स्पेशलिटी हमारे पास मौजूद है। पिछले साल तक कैंसर केयर की थोड़ी कमी थी, तो वो भगवान की दया से एक पूरा कैंसर केयर सेंटर अब स्वचालित है और हमारे पास लेटेस्ट रेडियोथेरेपी की मशीनें वगैरह सब मौजूद है। तो अब एक ये कंप्लीट टर्शरी केयर हॉस्पिटल में तब्दील हो गया है। लेकिन एक ही चीज कांस्टेंट रही है और वो है कि हमारा कैरेक्टर, जो कि हमने चैरिटी के लिए ये अस्पताल हम चलाते हैं और यहाँ पे चैरिटी को बहुत ज्यादा मापदंड से तोला जाता है और चैरिटी बहुत ज्यादा ढंग से की जाती है। डॉक्टर साहब, सर गंगाराम अस्पताल देश के सबसे बड़ा और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जाना जाता है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ जो बदलाव होते हैं वह मरीज एवं अस्पताल के हितों के मद्देनजर ही होते होंगे। तो इन बदलावों से मरीज को क्या विशेष सुविधाएं प्रदत्त होती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हेल्थ केयर एक डायनेमिक चीज है। रोज नए नए बदलाव आते हैं, रोज नई नई टेक्निक्स आती हैं, रोज नई नई मशीनें आती हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल की खासियत यह है कि हमारे कंसल्टेंट जो हैं वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस से, हॉस्पिटल से पास होके आते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हुआ, मौलाना आजाद हुआ, पीजीआई चंडीगढ़ हुआ। तो हमारी ताकत है हमारे कंसल्टेंट्स। उसके बाद हम सबसे पहले जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है उसको अपनाते हैं, जिससे कि मरीजों को बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा हो। तीसरी चीज, हमारी नर्सें और पैरामेडिकल स्टाफ सबसे ऊंचे कैलिबर का है, जिससे कि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर मिले।
तो एक कंप्लीट पैकेज है इस अस्पताल में, जिसमें अच्छे डॉक्टर हैं, एथिकल डॉक्टर हैं, अच्छी नर्सें, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे बाकी कार्यकर्ता, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि मरीजों का निदान प्रॉपरली हो सके। डॉक्टर साहब, आप नाक कान गला विशेषज्ञ के तौर पर मरीजों का चिकित्सा करते हैं, तो कुछ सवाल नाक कान गला के रोगों से संबंधित किया जाना आवश्यक है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि थायराइड गले से संबंधित प्रमुख रोग है और इससे खासकर महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती है। तो थायराइड रोग क्या है और इसके होने पर मरीज को क्या क्या समस्याएं होती है? देखिए, थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे गर्दन के सामने सिचुएटेड होता है। इसमें राइट लोब, लेफ्ट लोब और उसको कनेक्टिंग इस्थमस होता है। ये जो ग्लैंड है ये एक तरल पदार्थ बनाता है, फ्लूइड बनाता है, जो कि शरीर में सर्कुलेट करता है और काफी इंपॉर्टेंट चीजों कंट्रोल करता है, खास करके लेडीज में। तो इस थायराइड ग्लैंड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, या कम बनना हो जाता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं और ये बहुत सारे शरीर के अंग पे बुरा असर कर सकती हैं, खास तौर पे लेडीज में, जहां मेंस्ट्रुएशन में और प्रेगनेंसी में बुरा असर पड़ सकता है, और बाकी मेल्स में भी काफी सिम्टम्स दिखाई देते हैं थायराइड की बीमारी से। दूसरी प्रॉब्लम जो थायराइड में हो सकती है वो है कि इसमें कई बार ट्यूमर बन जाता है। किसी लोब में एक ट्यूमर बन जाता है जो कि अगर नॉन कैंसरस है तो उसको थायराइड एडिनोमा बोलते हैं, और अगर कैंसरस है तो फिर थायराइड की मैलिग्नेंसी बोलते हैं। इस केस में सर्जरी का उपयोग करना पड़ता है। अगर सिर्फ एडिनोमा होता है तो आधा थायराइड निकालने से या हेमीथायरॉयडेक्टमी से काम चल जाता है, और अगर मैलिग्नेंसी या कैंसर का केस होता है तो टोटल थायरॉयडेक्टमी या पूरा थायराइड निकालना पड़ता है। तो थायराइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है जो कि हमारे काफी सारे बॉडी के लक्षणों में देखा जाए है कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है कि थायराइड रोग की अधिकता से कैंसर जैसे रोगों का भी प्रकोप हो सकता है। अब सवाल है कि कई लोगों को आरंभिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं होती है कि थायराइड रोग क्या है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे थायराइड की बीमारी है? देखिए, थायराइड में खास तौर पे लेडीज में अगर मेंस्ट्रुएशन में कोई प्रॉब्लम है या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या वजन सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो शक होना चाहिए कि कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। सिमिलरली थायरोटॉक्सिकोसिस या ज्यादा जब प्रोड्यूस होता है तो कई बार बहुत ज्यादा खाना खाने के बावजूद वजन गिरता है, पल्स रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। इन सब चीजों का अगर किसी में होता है तो शक पड़ता है कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। और बहुत ही सिंपल एक ब्लड टेस्ट से ये पता लग जाता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है। इसमें हम मेजर करते हैं T3, T4, TSH जिसको बोलते हैं। ये जो थायराइड के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उसका लेवल मापने से हमें पता लग जाता है कि क्या ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी कि हाइपरथायराइडिज्म है, या कम प्रोड्यूस हो रहे हैं यानी कि हाइपोथायराइडिज्म। और उसके बाद प्रॉपर मेडिकल केयर
तो स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। कहा जाता है कि गहरी नींद और नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और पूरी नींद लेने के बाद हमें नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन कई लोगों को नींद से जुड़ी समस्याएं होती, इसमें हैं गंभीर खर्राटे और स्लीप एपनिया। यह क्या है और इसके होने का क्या कारण है और इसके क्या क्या लक्षण है जिससे व्यक्ति को पता चले कि उसे स्लीप एपनिया है? इसके होने से व्यक्ति को क्या क्या समस्याएं होती हैं और इसका निदान क्या है? देखिए, स्लीप डिसऑर्डर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है मोटापे से। अगर हम ओबीस हैं, हमारा वजन ज्यादा है, तो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस सिंड्रोम में 2-3 चीजें खास होती हैं। एक, बहुत ज्यादा खर्राटे आने जिससे कि बराबर का आदमी या पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरा, रात को घबरा के ऑक्सीजन की कमी की वजह से उठ के बैठना और नींद पूरी ना होना, सुबह उठ के फ्रेश ना फील करना और वीक फील करना, इरिटेटेड फील करना, ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। कारण जैसा कि नाम बताता है ऑब्स्ट्रक्टिव, यानी कि जब हम सोने की कोशिश करते हैं, लेटने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो सांस लेने का रास्ता है जो कि नाक से शुरू होके गले से, ट्रेकिया से और ब्रोंकस से होके लंग में जाता है, उसमें रुकावट होती है। उस नैरोइंग या रुकावट की वजह से मरीज को 7-8 घंटे जो रात को सोते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है। प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने से ये सारी प्रॉब्लम होती है और क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो मरीज मुंह खोल के लंबी लंबी सांसें लेता है, जिससे कि तालू जो हमारा है वो फड़फड़ाता है और उससे ये सॉलिड स्नोरिंग की जो प्रॉब्लम है वो होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम सिर्फ स्नोरिंग तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन की कमी रहती है, इसलिए हार्ट प्रॉब्लम होना, इरिटेशन होना, डिप्रेशन होना और सारे ऑर्गन्स पे बुरा असर पड़ना का भी कारण है। तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अब इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जिसको स्लीप स्टडी बोलते हैं, यानी कि रात को मरीज को भर्ती करके सारे पैरामीटर्स नापे जाते हैं कि कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन है, कितने बार अराउजल है, कितनी बार उठता है। इन सब पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ट्रीटमेंट की जाए। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये सिंड्रोम बच्चों में भी बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों में भी ये कॉमन है क्योंकि उनमें नाक के पीछे एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं, गले के अंदर टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होना शुरू हो जाता है। बट मूल जो प्रॉब्लम है ज्यादातर केसेस में वो है ओबेसिटी, यानी कि हद से ज्यादा मोटापा। आपका कहने का मतलब है कि मोटापा सभी रोगों का एक प्रमुख कारण है। कई लोगों को चक्कर आने की समस्या होती है, तो चक्कर आने का कारण क्या है, इसका लक्षण, इलाज और यह किस बीमारी होने का संकेत है? देखिए, चक्कर आना या मेडिकल लैंग्वेज में वर्टाइगो जिसको बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि किसी कारणवश पेशेंट को या चलते चलते या करवट लेने से या उठते वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारा ब्रह्मांड उसके चारों तरफ घूम रहा है, और अगर डर के मारे आंख बंद करते हैं तो लगता है जैसे खुद घूम रहे हैं। इसको हम ट्रू रोटेटरी वर्टाइगो बोलते हैं और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है क्योंकि इससे पेशेंट का सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, स्कूटर चलाना मुश्किल हो जाता है।
अपना काम धंधा करना मुश्किल हो जाता है। सो वर्टाइगो एक बहुत ही जटिल समस्या है। जहां तक कारणों का सवाल है, वर्टाइगो के अनेक कारण हैं, हो सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन, अगर हमारी नसों में या ब्रेन मैटर में कोई अनफॉर्चुनेट ट्यूमर है या किसी तरह का फोकस है तो वर्टाइगो की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कान से ये प्रॉब्लम होती है। कान को हम लोग समझते हैं कि सिर्फ सुनने का यंत्र है, लेकिन कान एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। और अगर इनर ईयर में फ्लूइड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी ट्रू वर्टाइगो होना की संभावना है। उसके बाद आंख में अगर प्रॉब्लम है, अगर आंख में मसल वीक है या विजन में एक आंख और दूसरी आंख में कंफ्यूजन है तो उससे हो सकती है। पेट के कारण वर्टाइगो हो सकता है। तो वर्टाइगो एक ऐसी चीज है, वर्टाइगो एक लक्षण है, उसके कारण अनेक हो सकते हैं और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज आगे चल के ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। कान हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है जिसके खराब होने पर बहरापन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके क्या कारण और लक्षण है? देखिए, कान में बहरापन एक तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल, यानी कि उम्र के साथ बहरापन होना। ये एक एक्सेप्टेड चीज है। जिस तरह बाल सफेद होते हैं, कंधे झुक जाते हैं, इसी तरह काम करते करते कान की नस भी थक जाती है और 70 साल 75 साल की उम्र में बहरापन शुरू हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि अगर कुछ लोग बहुत ज्यादा शोर शराबे की माहौल में रहते हैं तो उनके लिए बहरापन और जल्दी शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है अगर कोई इन्फेक्शन या बीमारी है कान में अगर इन्फेक्शन है जिसको हम सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, तो कान के पर्दे में छेद हो जाता है और मवाद आना शुरू हो जाता है। जब कान के पर्दे में छेद हो जाता है तब सुनाई की शक्ति बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इस मवाद से जो अंदर कान की सुनने की हड्डियां होती हैं उन पे भी बुरा असर पड़ सकता है। तो बहरेपन के भी बहुत सारे कारण हैं और एक कारण है कंजेनाइटल। कई अनफॉर्चुनेट बच्चे जो कि पैदा होते ही पैदाइशी उनको डेफनेस होती है, उनका बहुत ही ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि अगर हम सुन नहीं सकते तो हम बोल नहीं सकते। इसलिए इन बच्चों को जितनी जल्दी डिटेक्ट किया जाए उतनी जल्दी ही उनका मुकम्मल इलाज किया जा सकता है। कई बार सुना जाता है कि कान के ऑपरेशन कराने से साइनस की समस्या होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कान के ऑपरेशन कराने से साइनस होती है? इसके होने से क्या क्या परेशानियां होती है? साइनस की प्रॉब्लम और कान की प्रॉब्लम इंटरकनेक्टेड होती है, लेकिन उल्टा है। साइनस की वजह से कान में प्रॉब्लम हो सकती है। साइनस नाक के चारों तरफ एक स्पेस है जिसको हम साइनस बोलते हैं और वो हमारे फेस में 4-5 मेजर साइनसेस होते हैं। मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस, फिनॉइड साइनस, एथमॉइड साइनस। इन साइनसेस में किन्हीं कारणवश, चाहे वो एलर्जी हो, पॉल्यूशन हो या इन्फेक्शन हो, साइनसेस में सूजन आ जाती है और उसके साइनस के लक्षण या साइनोसाइटिस के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, जो कि मेनली नाक में ब्लॉकेज, भारीपन, सर में दर्द, कई बार विजन में प्रॉब्लम, सूंघने की शक्ति में खराबी और फिर आगे चल के कंप्लीट नाक की ब्लॉकेज होती है। तो इसको हम साइनस की प्रॉब्लम बोलते हैं। ये जो साइनस की प्रॉब्लम है ये कान पे बुरा असर डाल सकती है, क्योंकि कान और नाक के बीच में
एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं। तो जिन मरीजों की नाक में प्रॉब्लम होती है, साइनस में प्रॉब्लम होती है, उनकी ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और इस वजह से कान पे नेगेटिव प्रेशर और बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई कान की प्रॉब्लम और नाक की प्रॉब्लम का कोई खास रिश्ता है। एक बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस। इसके क्या कारण हैं और इसके होने पर क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब है कि आपकी नाक का जो लाइनिंग है उसमें एलर्जी की प्रॉब्लम है और जब भी एलर्जी का अटैक होगा तो बहुत ज्यादा स्नीजिंग, छींकें आएंगी, नाक से पानी जाएगा, आंख से पानी जाएगा और ये एलर्जी के मुख्य लक्षण हैं। अब एलर्जी एक ऐसी चीज है जिसका साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी क्लियर कट हमें ये नहीं समझ में आया है कि इसका क्या मैकेनिज्म है और इसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिसमें बोलते हैं कि सीजनल एलर्जी है या पेरिनियल, यानी कि कुछ लोगों को सर्दी में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को गर्मी में प्रॉब्लम होती है और कुछ पेरिनियल जो है उनको हमेशा एलर्जी रहती है। तो इसमें देखना ये होता है कि किस चीज से एलर्जी है, क्या वो डस्ट से एलर्जी है, क्या वो कोई पोलन से एलर्जी है, या कोई बहुत ज्यादा ग्रीनरी जाए वहां भी एलर्जी हो जाती है, या फिर कुछ खाने से एलर्जी है। तो एलर्जिक राइनाइटिस मोस्टली जो हवा में एलर्जन होते हैं उसी से होती है। अब तक की हमारी और डॉक्टर साहब के बातचीत से यह समाधान निकल कर आया कि नाक, कान और गला हमारे शरीर का एक प्रमुख अंग है और शरीर के इस प्रमुख अंगों को अन्य अंगों की तरह ही उचित देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता है। तभी हम अपने को रोगों से मुक्त रख सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि एक स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है और एक सशक्त एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए और इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।